फ्रेंड, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल DK एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इससे पहले आपको मनोविज्ञान का परिचय आपको बता दिया गया था। उसमें यानी मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान के विकास क्रम उसका कैसे रहा, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या था ना। तो इन सभी बातों पर हमने चर्चा कर लिए थे। अब इसके बाद हम जैसा कि आपको बताए थे कि मनोविज्ञान से आपके मनोविज्ञान के टॉपिक पर ही आपके 2 वीडियो बनेंगे, जिसमें एक आपको बता दिया गया था, दूसरा वीडियो है आपका मनोविज्ञान की परिभाषा। और इसके बाद इसी में हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हम जो भी चीज़ें पढ़े थे उसी के आगे हम वीडियो को आगे ले चल रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बेहतर तरीके से आप लोगों की टेट की तैयारी लगातार आप लोग कर रहे होंगे। इसी के साथ अब हम मनोविज्ञान की परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके संप्रदाय के। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मनोविज्ञान की परिभाषा में सबसे पहले जेबी वाटसन आते हैं। इन्होंने इनके मत के अनुसार यानी जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा जो है बताए हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध या धनात्मक या फिर निश्चित का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध या धनात्मक या फिर निश्चित का विज्ञान है। आगे मैकडूगल बताते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान कैसा शब्द है, क्या है कि मनोविज्ञान जो है आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। नेक्स्ट है आपके इसी क्रम में बीएफ स्किनर आते हैं और ये बताते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यानी जो मनोविज्ञान है ये क्या है, बीएफ स्किनर के अनुसार कि व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। इसके बाद क्रो बताते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट आपका है सिगमंड फ्रायड बताते हैं, सिगमंड फ्रायड महोदय बताते हैं कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी फ्रायड ने क्या बताया कि मनोविज्ञान क्या है, अचेतन मन का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान। ठीक, इसके बाद विलियम वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान जीवन से आभास या प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया क्या है, व्यवहार है। यानी मनोविज्ञान जीवन में आभास प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। इसके बाद जिम्बार्डो बताते हैं कि मनोविज्ञान जीवधारुओं के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान क्या है, जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला ही क्या है, विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान। मॉर्गन एवं मुरे बताते हैं कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक, यानी मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये रही आपकी मनोविज्ञान से संबंधित कोटेशन यानी परिभाषाएं आपकी हो जाती हैं। इसमें महत्वपूर्ण आपके जो भी कोटेशन है इसको आपको बता दिया गया है। अगर मनोविज्ञान की परिभाषा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें बनता है तो इसमें से आपके एक ना एक पूछ ही लेगा। ठीक है, इसके आगे हम इसके संप्रदाय के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप इस सभी कोटेशन का आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आशा करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय पर। मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं और इनमें मुख्य बातें क्या क्या होंगी, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में पहला आपका आता है संरचनावाद। संरचनावाद और इसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। संरचनावाद, इसी को हम कह सकते हैं संरचनावाद को निर्माणवाद, निर्माणवाद या फिर इसी को कहते हैं निर्मितवाद। ठीक,
तो संरचनावाद का के तीन नाम हो गए, एक संरचनावाद या फिर इसी को कह सकते हैं निर्माणवाद या फिर इसी को निर्मितवाद कहेंगे। और इसके प्रवर्तक आपके विलियम वुंट। और विलियम वुंट किससे संबंधित है? चेतना के विज्ञान से, चेतना के विज्ञान से। यानी इसका यानी इस संप्रदाय का संबंध जो है चेतना के विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद हमारा आता है प्रकारवाद या फिर इसी को कह सकते हैं कार्यवाद। और इसके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। अब इसका भी संबंध चेतना के विज्ञान से है, चेतना के विज्ञान से ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलियम वुंट जब चेतना के विज्ञान को लेकर आए थे तब इसमें इसके समर्थक भी विलियम जेम्स ही रहे, इसीलिए यहाँ पर भी विलियम जेम्स भी का संबंध है, यानी प्रकारवाद या कार्यवाद का संबंध चेतना के विज्ञान से रहा है। इसके बाद हमारा आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? जेबी वाटसन, क्योंकि इन्होंने व्यवहार का विज्ञान यानी मनोविज्ञान के विकास क्रम में वे व्यवहार के विज्ञान को लेकर आए थे, इसलिए इनका संबंध व्यवहार के विज्ञान से हो गया है। इसके बाद हमारा आता है समग्रवाद। ठीक है, समग्रवाद या फिर इसे ही पूर्णवाद या समग्र आकृतिवाद कहते हैं। मानवतावाद समग्रवाद के प्रवर्तक हमारे या प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर। ठीक, और इसमें मानवतावाद इसके प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड और प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैक्डूगल। तो इस तरह से मनोविज्ञान के संप्रदाय रहे। और इसमें अभी हम कुछ बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें एक बार फिर से देख लीजिएगा। संरचनावाद, इसके प्रवर्तक विलियम वुंट, इसका संबंध चेतना के विज्ञान से रहा है। प्रकारवाद या कार्यवाद, इनका ये विलियम जेम्स, इनका भी संबंध चेतना के विज्ञान से रहा है। इससे पहले हम इसको चेतना के विज्ञान यानी विज्ञान के विकास क्रम को हम पढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद जेबी वाटसन, व्यवहार का विज्ञान। और समग्रवाद मैक्स वर्दीमर, मानवतावाद अब्राहम मैस्लो, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड और प्रेरकीय संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम मैक्डूगल। तो ये रहा संप्रदाय। और ये जो बच्चे ये ना समझ पा रहे हैं कि चेतना का विज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान क्या है, तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। पिछली वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें जो भी चीजें पढ़ने, जैसे इसमें संरचनावाद, इसको पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि चेतना के विज्ञान को हम पढ़ चुके हैं। और विलियम जेम्स का जो प्रकारवाद है इसको भी, क्योंकि इस चेतना का संबंध से ये भी है, तो इसको भी पढ़ लेंगे। और यहाँ पर हमारा व्यवहार का विज्ञान, इसको भी मनोविज्ञान के विकास क्रम में हम इसको भी पढ़ लिए हैं, तो इसको भी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आता है समग्रवाद, मानवतावाद, मनोविश्लेषणवाद और प्रेरकीय संप्रदाय। इसको हम क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम आगे क्रम से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम इसको इरेज करके इसमें एक एक संप्रदाय को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक एक संप्रदाय को लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला हमारा आता है, इसमें जो हमें पढ़ना है जिस संप्रदाय को, जो महत्वपूर्ण है, समग्रवाद। समग्रवाद पहली चीज, इसके प्रवर्तक या इसके प्रतिपादक, यानी समग्रवाद या इसके समग्रवाद के प्रवर्तक या प्रतिपादक आपके मैक्स वर्दीमर और इसके यानी इनके समर्थक जो थे वह कुर्ट लेविन, कुर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर। ठीक, तो ये रहा आपका समग्रवाद या समग्रवाद। इसके प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर और इसके समर्थक कुर्ट लेविन
कोर्टकोफ्का और गै कोहलर। ठीक, इसके कई नाम हैं, अन्य नाम इसके क्या हैं? अन्य नाम संज्ञानवाद, संज्ञानवाद, इसे ही पूर्णवाद या पूर्णवाद इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञानवाद, पूर्णवाद। ठीक है, तो ये रहा इसके अन्य नाम। इसके बाद इसे संज्ञानवाद क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो क्रियाएं करता है व्यक्ति, उसको संज्ञान यानी उसे ज्ञान होने पर ही उसमें उन क्रियाओं को करता है, इसीलिए इसको संज्ञानवाद कहा गया। अब इसमें पहली चीज, इसमें यानी इस संप्रदाय में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया, शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया। ठीक, यानी इसमें पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद हम इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसी में अगला संप्रदाय होगा आपका, इसमें अगला संप्रदाय आपका है मानवतावाद। मानवतावाद, मानवतावाद। इसके प्रवर्तक हैं अब्राहम मास्लो। इसके प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो, इसके प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो। और यहाँ पर इसका दूसरा नाम है आपका, यानी इसका दूसरा नाम आशावाद, आशावाद। अब्राहम मास्लो को इस मानवतावाद को ही, इस मानवतावाद को ही एक दूसरा नाम दिया गया। दूसरा नाम इसका क्या है? आवश्यकता, आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, या फिर इसे ही मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। अब्राहम मास्लो फिर से देख लीजिए, अगला संप्रदाय आपका आता है मानवतावाद। इसके प्रवर्तक अब्राहम मास्लो। इसका दूसरा नाम है आशावाद, इसके और दूसरा नाम है आवश्यकता का सिद्धांत, या इन्होंने ही मांग का सिद्धांत दिया, जिसके 5 चरण बताए, जो पिरामिडाकार में होगा आपका। ठीक है, पिरामिडाकार में, यहां से ऐसे, सॉरी, ठीक, यहां से आपका होगा नंबर 1, नंबर 1 आपका होगा दैहिक मांग या फिर पोषकीय, पोषकीय, या फिर इसे ही जैविकीय मांग कहते हैं, जैविकीय मांग। ये तो रहा आपका पहला। नेक्स्ट आपका इसी में आता है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें सुरक्षा मांग, ये नेक्स्ट हो गया। तीसरा आपका आता है इसी में सामाजिक, तीसरा आपका आता है सामाजिक मांग। और यहीं पर चौथा आपका आता है स्वसम्मान, स्वसम्मान मांग। और यहां पे लास्ट आपका आता है आत्मसिद्धि।
आत्म सिद्धि। तो अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, इसे ही इंग्लिश में क्या कहेंगे, नीड्स थियरी। नीड्स थियरी, इसे ही इंग्लिश में हम कहते हैं नीड्स थियरी, आवश्यकता का सिद्धांत है। इन्होंने बताया, इन्होंने इसके 5 यानी जो मनुष्य की यानी जो व्यक्ति की मांग होती है वह 5 प्रकार की होती है। यानी व्यक्ति की यानी अब्राहम मास्लो ने बताया कि व्यक्ति की जो मांग होती है वह 5 तरह की होती है। पहला उन्होंने बताया कि दैहिक मांग। दैहिक मांग मतलब पोषकीय मांग, या इसे ही जैविकीय मांग कहते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे क्या आपकी, जैसे ये लगभग 90%, ये लगभग 90% इस आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे इसके अंतर्गत आएगा भूख प्यास निद्रा। भूख प्यास निद्रा, ये क्या है, दैहिक मांग। यानी शरीर के लिए जो मुख्यतः आवश्यकता होनी चाहिए यही चीजें हैं, भूख प्यास और निद्रा। और जो ये लगभग 90% इसकी पूर्ति ही हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा, जब व्यक्ति को पूर्णतः यानी भूख प्यास उसे निद्रा यानी उसकी मांग पूरी हो जाती है, तो अपने आप को अपने समाज में असुरक्षित जब महसूस करता है तो उसे सुरक्षा की मांग की आवश्यकता होती है। तो दूसरी मांग हमारी आती है सुरक्षा मांग। और जब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझ लेता है तो सोचता है कि समाज में मेरी कुछ प्रतिष्ठाएं हो, सम्मान हो, तो उसके लिए अगली जो मांग आती है व्यक्ति की वो आती है सामाजिक मांग। तो इस तरह से अगली मांग यानी तीसरा चरण इसमें आपका होगा सामाजिक मांग। और जब व्यक्ति समाज के लिए प्रिय हो जाता है तो उसका सम्मान भी होने लगता है, इसलिए स्वसम्मान अगला मांग इसका क्या होगा, स्वसम्मान। और लास्ट में है आपका आत्मसिद्धि। और जब इन सभी चीजों की मांग को वह पूर्ण कर लेता है यानी पूरा कर लेता है तो सोचता है कि अब मुझे इस जो लोभ मैं संसार है अब इससे मुझे मुक्ति मिल जाए तो बहुत ही सुंदर। और इसकी पूर्ति ज्यादा से ज्यादा 10% व्यक्तियों की होती है। यानी कुल मिलाकर आत्मसिद्धि की जो प्राप्ति होती है वह केवल 10% होती है, और ये सबसे उच्च होती है, सबसे उच्च, सबसे उच्च। और यहाँ पे ये दैहिक मांग जो होती है सबसे निम्न होती है, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर इसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये सबसे क्या है, सबसे निम्न होगी, सबसे निम्न प्रकार की मांग, क्योंकि यह सभी में सभी जो है इस प्रकार की मांग को क्या करता है, पूर्ण कर लेता है। तो इस तरह अब्राहम मास्लो का ये मानवतावाद जो जिसके प्रवर्तक अब्राहम मास्लो रहे, और इसका दूसरा नाम आशावाद रहा, और इसके और दूसरा नाम कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में नीड्स थियरी कहते हैं। इन्होंने इसके 5 चरण बताए, जिसमें पहला है आपका दैहिक मांग, या इसे ही पोषकीय मांग, या फिर इसे ही जैविकीय मांग कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आते क्या क्या हैं, भूख प्यास और निद्रा, यानी शरीर के लिए जो भी विशेषकर जिससे शरीर चल सकता है ना, तो जिससे भूख प्यास और निद्रा, ठीक, इसके बिना तो संभव नहीं है। तो इसके 90% व्यक्ति क्या कर लेता है, अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है। लेकिन यहीं पर दूसरा जो आता है सुरक्षा मांग है, इसमें कुछ बच्चों को यानी कुछ व्यक्तियों को सुरक्षा मिलती है, नहीं तो कुछ को देखते हैं आए दिन सुनने में ही आता है ना, फला व्यक्ति को गोली मार दिया गया ना, इस तरह से। तो ऐसे अगली मांग हमारी आती है सामाजिक मांग, है ना। जब व्यक्ति को सुरक्षा महसूस होने लगता है तो वो सोचता है कि हमारा समाज में भी कुछ योगदान करे, है ना, अच्छे अच्छे कार्य करता है, जिससे वह व्यक्ति सामाजिक बन जाता है। ठीक है, तो इससे आपकी क्या होगा, इससे सामाजिक मांग की पूर्ति हो जाएगी। और जब व्यक्ति समाज में तरह तरह के सामाजिक कार्यों को करता है तो वह समाज के लिए क्या होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है, सम्मानित व्यक्ति माना जाता है, इसीलिए स्वसम्मान मांग यहाँ पर की पूर्ति की जाती है। और अगला है लास्ट यानी अंतिम जो सबसे उच्च होता है आत्म सिद्धि, जिससे यानी बहुत ही कम व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति जब इन सभी मांगों को वह पूर्ण कर लेता है तो अंत में वह यही सोचता है कि अब मुझे इस लोभमय संसार से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो ऐसा केवल 10% व्यक्ति होंगे जिनको यह मांग पूर्ति होती है। ठीक,
तो इस तरह से हमारा रहा मनोविज्ञान के संप्रदाय में आपने पढ़ा कि मनोविज्ञान के संप्रदाय में जैसे संरचनावाद को आपने पढ़ा जिसके प्रवर्तक आपके विलियम वुंट रहे। फिर इसके बाद प्रकारवाद और या कार्यवाद ही इसे जिसके प्रवर्तक विलियम जेम्स रहे। और इसी के बाद हम आपने पढ़ा व्यवहारवाद और इसके प्रवर्तक आपके जेबी वाटसन रहे। फिर इसी के क्रम में हम पढ़े यानी समग्रवाद जिसके प्रवर्तक आपके मैक्स वर्दीमैन रहे। हाँ, समग्रवाद में हम एक चीज और देख लेंगे कि समग्रवाद के प्रवर्तक तो मैक्स वर्दीमैन और इसके समर्थक कुर्ट लेविन, कुर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोरल। लेकिन यहीं पर अगर आ जाए इसे ही इसका एक दूसरा और ही नाम है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद और गेस्टाल्टवाद इसे ही कहते हैं ना। तो गेस्टाल्टवाद की बात आती है तो गेस्टाल्ट पहली चीज, गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है क्या, पूर्णाकार या फिर समग्राकृति। तो गेस्टाल्टवाद जो है गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। यहीं पर अगर आ जाए कि गेस्टाल्ट या संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया, यानी संज्ञानवाद तो ठीक है, संज्ञानवाद के प्रवर्तक या समग्रवाद या पूर्णवाद या फिर गेस्टाल्टवाद इसके प्रवर्तक तो मैक्स वर्दीमैन है। लेकिन यहाँ पे नोट डाउन करने की बात है कि संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया, यानी इसके प्रवर्तक कौन होंगे, यहाँ पे कोहलर ही होंगे। ध्यान रहे, थोड़ा सा अपोजिट होगा लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान देना आवश्यक है। अगर पूछेगा कि समग्रवाद या संज्ञानवाद का प्रतिपादक या प्रवर्तक तो मैक्स वर्दीमैन। लेकिन अगर ये कहेगा कि संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर। ठीक, तो इसमें और यहाँ पर इसी में एक पॉइंट और नोट कर लेंगे। इसमें आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग किया जाता है, का भी प्रयोग करते हैं इसमें। यानी व्यक्ति जो भी कार्य करेगा सोच विचार कर ही इस संप्रदाय में करेगा। ठीक, तो इस तरह से आपका रहा मनोविज्ञान के संप्रदाय में ये सभी चीज़ों को हम पढ़ लिए। और उसके बाद यहाँ पे मानवतावाद को हमने पढ़ लिया जिसके प्रवर्तक अब्राहम मास्लो रहे। इन्होंने इसके अन्य नाम भी बताए। इस तरह से इसे नीड्स थ्योरी भी इसे ही कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति की जो मांगे होती है वह 5 तरह की होती हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपका रहा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी क्रम में अब हम अगले दिन आपके लिए लेकर आएंगे विकास, यानी अभिवृद्धि एवं विकास, इसको हम पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इसी क्रम में हम पूरी मनोविज्ञान को एक क्रम से लेकर चलेंगे और आपको 25 से 30 वीडियो में आपको हम 25+ नंबर टीटी की परीक्षा में हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। और ये 90% क्या 100% ये मान के चलिए कि आपको इतनी सी वीडियो में ही मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो में ही आपको इसमें 25 से 30 वीडियो में आपको 25+ नंबर गेन कर पाएंगे। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये जो आपको बताया जा रहा है बिना स्किप किए वीडियो को आप वॉच करिए, राइट डाउन करिए, उसके बाद आपको रिपीट करते रहिए। आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इसमें 25+ नंबर ही आप परीक्षा में गेन कर पाएंगे। तो ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और
अगर इसमें आपको यह वीडियो पसंद न आए तो आप चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।